हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स यानी आव्यूह के बारे में। सबसे पहले हमें जानना है आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स भी कहते हैं। आव्यूह मैट्रिक्स की परिभाषा होती है कि mn संख्याओं के निकाय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m × n कोटि का आव्यूह या m × n आव्यूह कहते हैं। अब यहाँ पर m × n, यहाँ पर m हमारी पंक्ति है और n स्तंभ है, तो इससे हमें पता चलता है कि उनकी पंक्तियों तथा स्तंभों के गुणांक के क्रम का आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को हम सदैव ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। आव्यूह के अवयवों को ए से तथा उसके नीचे साइड में जो लिखते हैं, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे A11 A12, तो ये प्रदर्शित करता है यहाँ पे, जिसे मैंने लिखा है A11, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है प्रथम पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ। और हमारा A12 यहाँ पर ये बता रहा है प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, A13 यानी प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ। इसी प्रकार से A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसी प्रकार से ये बताता है कि इसका पहला अंक उसके पंक्ति दर्शाता है, पहला अंक उसकी पंक्ति को तथा दूसरा अंक उसके स्तंभ को दर्शाता है। इसके सभी अवयवों को इसी रूप से प्रदर्शित करते हैं। अब ये तो तीन ही अवयव का आव्यूह है, इसी प्रकार से कई सारे अवयवों का आव्यूह हो सकता है। अभी बताया था कि आव्यूह का निरूपण। अब आते हैं आव्यूह के प्रकार पर। आव्यूह के प्रकार, वैसे तो आव्यूह को 12 प्रकार बताया गया है, लेकिन जिनमें से उनके 2 प्रकार त्रिभुज आव्यूह के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बचे हुए 10 प्रकार मैट्रिक्स के टाइप होते हैं। तो इस प्रकार से पहला प्रकार होता है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे 4 6 2 5 3 1। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी पंक्तियों की संख्या यहाँ पर 2 है, 1 2, और स्तंभों की संख्या 1 2 3। तो यहाँ पे स्तंभों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए इसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जहाँ पर भी आपको स्तंभों की संख्या पंक्तियों से ज़्यादा मिले तो समझ जाइए वहाँ पर क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। अब हम आते हैं मैट्रिक्स के सेकेंड टाइप पर, जिसका नाम है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से ज़्यादा हो, जैसा कि पिछले में क्षैतिज आव्यूह में हमने पढ़ा था कि जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, और यहाँ पर स्तंभों की संख्या अधिक है, जस्ट उसका उल्टा हो गया है। देखते हैं दोस्तों, मेरी थोड़ी राइटिंग ख़राब है तो आपको थोड़ा काम चलाना पड़ेगा। चलिए, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जैसे कोई उदाहरण लेता हूँ मैं। इसमें मान लीजिए तो ये हमारा हो गया है ऊर्ध्वाधर आव्यूह का उदाहरण। ऊर्ध्वाधर किस हिसाब से हुआ है, मैंने बोला था कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो जाए। अभी हमने बताया था कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो जाए,
यानी कि स्तंभों की संख्या इसमें ज़्यादा होगी। देखिए हमारी यहाँ पर है स्तंभ 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर हमारी पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर है पंक्तियों की संख्या 4, पंक्ति हैं यहाँ पर 4 और स्तंभ हैं हमारे 3। तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर आव्यूह का उदाहरण। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। तो इसमें क्या हो गया वर्ग आव्यूह। वैसे आप लोग नॉर्मली जानते होंगे कि वर्ग जो होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर होती हैं। तो वर्ग आव्यूह है, तो चलिए इसको उदाहरण से समझाता हूँ। वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। देखिए उदाहरण एग्जाम्पल। हाँ, तो इसमें देखिए हमारी जो यहाँ पर स्तंभों की संख्या है वो है 1 2 3 और पंक्तियों की संख्या 1 2 3। हमारी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है, 3 बराबर 3 हो गए हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं इसमें m बराबर n होगा, यानी पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। अब हमारा चौथा टाइप आता है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स, इसे भी जानते हैं। नंबर 4 पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह की परिभाषा होती है जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें स्तंभों की संख्या 0 होगी। उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे मान लीजिए 2 3 8। इसमें पंक्तियों की संख्या है हमारी 1 और स्तंभों की संख्या है हमारी 0। अब अगला टाइप आता है हमारा स्तंभ आव्यूह। इसे नॉर्मली ऐसे समझ लीजिए, इसकी कोई उदाहरण जैसे हमारा पंक्ति आव्यूह था उसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें स्तंभ आव्यूह में स्तंभ होंगे बट पंक्ति नहीं होंगी। इसका मतलब पंक्ति का मान हमारा 0 होगा और स्तंभ सिर्फ स्तंभ होंगे, इसीलिए इसका नाम स्तंभ आव्यूह पड़ गया है। अब अगला टाइप आता है हमारा शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह उसे देख लीजिए जरा। इस आव्यूह में प्रत्येक तत्व शून्य होता है, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। सीधी सी बात है, इसमें पंक्ति भी 0 स्तंभ भी 0, सब कुछ 0 होगा, यानी m × n सब कुछ इसमें 0 ही होगा। अब अगला टाइप आता है हमारा इकाई का तत्समक आव्यूह। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। 7 टाइप, इसे बोलते हैं तत्समक आव्यूह। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इसकी परिभाषा, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण पर अवयव 1 हो तथा शेष सभी अवयव 0 हों, उस आव्यूह को तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसकी परिभाषा थी कि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हों तथा बचे हुए शेष अवयव 0 हों। तो आप देख लीजिए, इसका मुख्य विकर्ण पर अवयव सिर्फ 1 है और बचे हुए अवयव सारे शून्य हैं। इसका मतलब ये तत्समक आव्यूह होगा। तत्समक आव्यूह को हम I से प्रदर्शित करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने बताया, इसको I से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी इसे हम I2 I3 I4 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हमें 2 × 2 क्रम का आव्यूह चाहिए, मतलब जिसमें 2 स्तंभ और 2 पंक्ति हों, उसके लिए हम I2 इस्तेमाल करेंगे। और जब हमें 3 × 3 तत्समक आव्यूह की आवश्यकता होती तो हम इसे I3 से प्रदर्शित करते हैं, और जो रूल था वो रूल ही चलेगा, मुख्य विकर्ण पर 1 होगा। और I4 से तब प्रेजेंट करेंगे जब हमको 4 स्तंभ और 4 पंक्तियों की आवश्यकता होगी।
आप देख सकते हैं कि इसमें रूल सभी में वही लग रहा है कि मुख्य विकर्ण पर अवयव सिर्फ एक ही होगा। ये सभी में बस ये याद रखना है कब I2, I3 और I4 का इस्तेमाल करना है। अब अगला टाइप आता है हमारा विकर्ण आव्यूह। यह हमारा 8वां टाइप है, विकर्ण आव्यूह। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसे समझते हैं। देखिए, अभी हमने पिछले में बात की थी कि मुख्य विकर्ण पर सिर्फ एक हो और बाद बाकी सारे अवयव 0 हों। और विकर्ण आव्यूह में होता है मतलब तत्समक आव्यूह के जैसा ही, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था कि विकर्ण पर एक होता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट है। यहाँ पर मुख्य विकर्ण पर एक की जगह एक भी हो सकता है या अन्य कोई अंक भी हो सकता है। अब बात आती है कि इस हिसाब से तो हम तत्समक आव्यूह को विकर्ण आव्यूह भी बोल सकते हैं, क्योंकि तत्समक आव्यूह के विकर्ण पर एक होता है। और हमारी विकर्ण आव्यूह की परिभाषा ये होती है कि विकर्ण पर कोई भी अंक होना चाहिए, कोई भी अंक होना चाहिए। अगर एक एक है तो वो विकर्ण आव्यूह तो है और तत्समक आव्यूह भी होगा। अगर यहाँ पे कोई अंक चेंज है तो विकर्ण आव्यूह सिर्फ होगा, अगर एक ही है तो वो तत्समक आव्यूह होगा। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस पर ध्यान देने की बात है। इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है कि इसमें एक होगा तो वो कहलाएगा तत्समक आव्यूह, और अगर अंक चेंज है तो विकर्ण आव्यूह होगा। इसी बात है इसकी। अगला 9वां टाइप है हमारा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह इसकी परिभाषा से जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, मुख्य विकर्ण सेम हों, जैसे 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो यहाँ पर जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो सब सेम हैं, इसीलिए इसे अदिश आव्यूह कहते हैं। यानी कि कोई भी हो सकता है हमारा, बस उसका जो मान है वो सेम होना चाहिए विकर्ण पर, मुख्य विकर्ण पर। देखिए यहाँ पे मुख्य विकर्ण पर सेम है। अगला टाइप आता है हमारा उप आव्यूह। अब हमारा टाइप है उप आव्यूह। इस आव्यूह के अंतर्गत किसी दिए हुए आव्यूह की कुछ पंक्तियों तथा कुछ स्तंभों को निकाल देने या छोड़ देने पर शेष बचे आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई आव्यूह है तो इसका उप आव्यूह कैसे निकालेंगे? इसका उप आव्यूह निकलेगा ऐसे, इसका प्रथम पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ को छोड़ दें और शेष बचे हुए को लिख दें, तो ये हमारा इसका उप आव्यूह हो गया है। तो इस हिसाब से कुछ पंक्तियों तथा कुछ स्तंभों को निकाल देने से शेष बचा आव्यूह हमारा उप आव्यूह कहलाता है। तो इस प्रकार आज हमने आव्यूह का निरूपण तथा आव्यूह के प्रकार को जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। धन्यवाद।